अस्सलाम वालेकुम। सिविक्स की एक और ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिबात, आज हम सेकंड चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाऊँगी और फिर हम बाकायदा इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है आइनी इर्तिका से मुताल्लिक़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे और ये अरसा होगा 1947 टू 1973। 1947 क़याम पाकिस्तान बनता है और फिर 1973 हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का आइन है। तो इस सारे अरसे के दरमियान में डेवलपमेंट किस तरह से हुई ये सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगाज़ हमारा होगा आइन का तारीख़ी इजमाली जायज़ा। तो इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे इसको शुरू करें, मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी और साथ में हम रिकॉल करेंगे। आप लोगों को बच्चों याद होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन आइन या दस्तूर का एक चैप्टर पूरा पढ़ा था, तो वो थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँगी मैं यहाँ पे आपको कि उसके मीनिंग और डेफिनेशंस वगैरह, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र होगा, आइन का जिक्र होगा, तो उसका रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है इसमें हम इसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में हम हिस्टोरिकल आउटलुक देखेंगे इसकी और दूसरे में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप। हिस्टोरिकल आउटलुक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसे पाकिस्तान में अबूरी या आर्जी आइन के तौर पर नाफिज किया गया था वो पढ़ेंगे बच्चों। 18 जुलाई 1947 के कानून आज़ादी हिंद के मुताबिक ये था ना कि जब तक दोनों रियासतें अपना अपना दस्तूर मुरतब नहीं कर लेती उस वक्त तक 1935 के इंडिया एक्ट को उनके मुल्की दस्तूर या आइन की हैसियत हासिल होगी। और साथ में इख्तियार दिया गया था कि दोनों मुल्कों की जो मजालिस कानून साज हैं, जो पार्लियामेंट हैं, वो इसमें तरमीम और तनसीख करने का इख्तियार भी रखती होंगी। और आइंदा से दोनों मुल्कों की जो मजालिस कानून साज हैं वो जितने भी कवानीन मंजूर करेंगी उन्हें मंजूर करने या मुस्तरद करने का जो इख्तियार होगा वो उनके गवर्नर जनरल के पास होगा, बजाय ये कि बरतानवी बादशाह या मलिका के पास हो। फिर उसके बाद जो है वह पहली दस्तूर साज असम्बली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली दस्तूर साज असम्बली के जो अरकान हैं वो आगाज़ में 69 के करीब थे, बाद अज़ां इनकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है। पहली कानून साज असम्बली के पहले जो सदर वो कायद आज़म है। पहले दस्तूर साज असम्बली के प्लेटफॉर्म से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद मंजूर की जाती है 12 मार्च 1949 को, वो भी हम पढ़ेंगे। करारदाद मकासद में फिर हम इसकी अहमियत और इस पर तनकीद भी देखेंगे। उसके साथ ही जो है वो हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा 1956 1956 का आइन। इसमें हम 1956 के आइन की खुसूसियात भी पढ़ेंगे, फिर साथ में इस्लामी दिफात भी पढ़ी जाएंगी और एंड पे हम जो है वो इसकी नाकामी के असबाब भी देखेंगे। 1962 का आइन या दस्तूर जिसे फ़र्द वाहिद की जानिब से बना के मुल्क में नाफिज किया गया था एक सदाती ऑर्डीनेंस के ज़रिए से 8 जून 1962 को। इसके अहम ख़द्दो-ख़ाल देखेंगे, इस्लामी दिफात भी हम इसकी पढ़ेंगे और फिर साथ में इसकी नाकामी के असबाब। उसके बाद जो है हम 1971 का वो अलमिया जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हमारे मुल्क का एक हिस्सा हमेशा के लिए हमसे अलग हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी अलहदगी के असबाब हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद 1971 की जंग जो है जब मुसल्लत की गई और हमारे मुल्क का एक हिस्सा हमेशा के लिए हमसे अलग हो गया, तो फिर जो मगरबी पाकिस्तान है, जो अभी के 4 सूबे सूबा सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, पंजाब और फिर साथ में वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो कबायली इलाका जात हैं, इनके लिए जो दस्तूर बनाया गया 1973 में उसके अहम फ़ीचर्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। और फिर उसके साथ ही जो है वो हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा मजलिस शूरा। इसे कानून साज असम्बली भी कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं, लेजिस्लेचर भी कहते हैं। मजलिस शूरा 1973 के आइन के तहत 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, कौमी असम्बली ऐवान ज़ेरी, सैनेट ऐवान बाला। हम कौमी असम्बली और सैनेट दोनों की तश्कील यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर साथ साथ दोनों के इख्तियारात और फ़राइज़ पे बात होगी। फिर उसके बाद हमारे पास सदर और वज़ीर आज़म। पाकिस्तान में 1973 के आइन के तहत जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमानी निज़ाम में एक शख्सियत जो है वो बराए नाम इख्तियारात की मालिक होती है और एक हकीकी इख्तियारात की मालिक होती है। तो यहाँ पर हम सदर मुमलिकत
का इंतखाब और उसके इख्तियारात और फ़राइज़ पढ़ेंगे। साथ में वज़ीर आज़म का इंतखाब और उसके इख्तियारात और फ़राइज़ भी पढ़ेंगे। और फिर आपके सिलेबस का हिस्सा है सूबाई खुद मुख्तारी। सूबाई खुद मुख्तारी जो है ये पाकिस्तान में बहुत अरसे से सूबों की जानिब से जो है वो डिमांड की जा रही है। सूबाई खुद मुख्तारी है क्या और क्या मिल सकी या नहीं मिल सकी, इसको हम पढ़ेंगे। फिर एंड पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला वफाकी अदालत, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तश्कील और फ़राइज़, ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर पाकिस्तान में चारों सूबों के अंदर मौजूद जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी तश्कील और फ़राइज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके सेकंड चैप्टर का। अब हम जो है वो इसका बाकायदा पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। और पहले टॉपिक में हम सबसे पहले आते हैं अबूरी आइन या दस्तूर की तरफ। 1935 का इंडिया एक्ट, जिसे मामूली तरमीम के साथ पाकिस्तान में आर्जी आइन के तौर पे नाफिज किया गया था, है कि रियासत एक इंसानी और सियासी इदारा है और रियासत का निज़ाम चलाने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित की ज़रूरत होती है। चुनाचा उसूल व ज़वाबित का ऐसा मजमूआ जिस पर किसी भी मुल्क का इंतज़ामी ढांचा उस्तवार होता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस करता हो और उससे किसी बाइख्तियार इदारे ने बनाया भी हो और नाफिज भी किया हो, आइन या दस्तूर कहलाता है। बच्चों आइन के ज़रिए से हुकूमत की तंजीम, हुकूमत की तश्कील कैसे होती है, हुकूमत के शोबे कितने हैं, इन शोबों के दरमियान इख्तियारात और फ़राइज़ कैसे तकसीम होते हैं, फिर शहरियों के बुनियादी हुकूक का तयन भी आइन के ज़रिए से ही किया जाता है। आपको याद होगी अरस्तू की वो डेफिनेशन जिसमें अरस्तू ने कहा था दस्तूर ऐसा ज़ाब्ता हयात जो रियासत ने अपने लिए मुंतखब किया हो। ज़ाब्ता तरीका, तो ऐसा तरीका, ऐसे उसूल व जवाबित जो रियासत ने ख़ुद अपने लिए मुंतखब किए हों वो उस रियासत का आइन होगा। फिर लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि रियासती निज़ाम को जारी रखने वाले कवानीन और रसूमात का मजमूआ दस्तूर कहलाता है। और फिर इसके साथ ही सबसे अहम बात ये कि मौजूदा दौर में जितनी भी जमहूरी रियासतें हैं उनमें अदलिया के ज़रिए से दस्तूर की हिफाजत की जाती है। अदलिया जो है वो दस्तूर की मुहाफ़िज़ होती है। और फिर साथ साथ आइन जो है बच्चों वो तहरीरी शक्ल में भी हो सकता है और गैर तहरीरी शक्ल में भी हो सकता है। तहरीरी शक्ल में वो लिखी हुई दस्तावेज़ की शक्ल में होगा, जिस तरह से पाकिस्तान का आइन है और फिर अमेरिका का आइन है, इंडिया का आइन है, बहुत सारे मुल्कों के आइन, बल्कि ज़्यादातर मुल्कों के जो आइन हैं वो तहरीरी दस्तावेज़ की शक्ल में ही मौजूद हैं। जबकि गैर तहरीरी शक्ल में भी आइन मौजूद हैं। गैर तहरीरी रिवायात की शक्ल में आपको मालूम है, मैंने मिसाल के साथ बार बार वाज़े किया था कि बरतानिया का जो आइन है वो गैर तहरीरी शक्ल में रिवायात की शक्ल में मौजूद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आइन के हवाले से आपको काफ़ी कुछ याद आ गया होगा और आइन का मफ़हूम भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के पहले अबूरी आइन की तरफ। इस वक्त जो आपको सामने पेज नज़र आ रहा है ये पेज नंबर 35 आपकी बुक का है और इसमें पाकिस्तान के अबूरी आइन के हवाले से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। लेकिन बच्चों आपने इतना छोटा सा पैराग्राफ जो है वो नहीं करना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी भी और वो आपने इसी तरह से याद भी करना है और उसको याद रखना भी है। तो हम लोग चलते हैं 1935 में। 1935 के इंडिया एक्ट को पाकिस्तान के अबूरी आइन के तौर पे नाफिज किया गया। आपके सामने इस वक्त वो तमाम खुसूसियात हैं जो पाकिस्तान के पहले आइन या अबूरी आइन की थी। इनमें वफाकी तर्ज़ हुकूमत है, इख्तियारात की तकसीम है, गवर्नर जनरल के इख्तियारात हैं, मजलिस कानून साज, सूबाई हुकूमतें, फ़ेडरल कोर्ट, सरकारी ज़बान, बुनियादी हुकूक, दारुल हुकूमत और सियासी जमातों के हवाले से वजाहत की गई थी। इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये 1935 का जो इंडिया एक्ट था जिसे अबूरी आइन के तौर पर नाफिज किया गया था, तो इसको पाकिस्तान का पहला आइन भी कहा जा सकता है और ये 1956 तक जो है वो नाफिजुल अमल रहा था। 1956 में जब पाकिस्तान की दूसरी दस्तूर साज असम्बली ने अपना आइन तैयार कर लिया था, जिसे 23 मार्च 1956 को नाफिज कर दिया गया था, तो ये आइन खुद ब खुद ख़त्म हो गया क्योंकि ये एक अबूरी और आर्जी आइन था। उस वक्त तक के लिए था जब तक पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली अपने लिए आइन तैयार नहीं कर लेती। तो जैसे ही आइन तैयार कर लिया गया ये ख़त्म हो गया। हमने आइन तो तैयार कर लिया मगर कदरे ताख़ीर के साथ। पाकिस्तान ने अपना जो पहला बाकायदा आइन था उसे 9 साल तवील दस्तूरी जद्दोजहद के बाद तैयार किया था। जबकि अगर दूसरी तरफ इंडिया को देखें, हिंदुस्तान को देखें, तो हिंदुस्तान ने 1950 में ही तकरीबन 2 से ढाई साल अरसे में आइन तैयार किया और उसे 26 जनवरी 1950 को मुल्क में नाफिज भी कर दिया।
लेकिन पाकिस्तान जो है उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी और फिर उसके बाद जो है वो हमने अपना आइन तैयार किया। तो वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है वफाकी तर्ज़ हुकूमत। 1935 का जो अबूरी आइन है बच्चों, ये वफाकी नौइयत का था, जिसमें इख्तियारात मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम किए गए थे। उस वक्त के वफाक में 4 सूबे और कई रियासतें शामिल थी। मसलन अगर सूबों में देखा जाए तो सूबा सरहद, सूबा पंजाब, सूबा सिंध और मशरक़ी बंगाल के सूबे शामिल थे। उस वक्त बलूचिस्तान को भी सूबाई दर्जा हासिल नहीं हुआ था और बलूचिस्तान की हुकूमत बराह रास्त गवर्नर जनरल के मातहत थी। और रियासतें उसमें जो जो शामिल थी उनमें अगर देखा जाए तो बहावलपुर की रियासत थी, खैरपुर की रियासत थी, कल्लात, मकरान, लसबेला, चतराल, सवात, दीर वगैरह, ये उस वक़्त रियासतें थीं। इन रियासतों को अंदरूनी खुद मुख्तारी तो हासिल थी, मगर बैरूनी तौर पे ये वफाकी हुकूमत और गवर्नर जनरल के मातहत थी। अबूरी आइन ने इन रियासतों की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, लेकिन बाद में जैसे ही 1956 का आइन मुल्क में नाफिज कर दिया गया तो इनकी जुदागाना हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। तो वफाकी तर्ज़ हुकूमत यानी कि उस वक़्त मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं और इख्तियारात को इनमें तकसीम कर दिया गया है। अब अगर हम इख्तियारात की तकसीम की तरफ चलें तो एक मरकज़, और उस वक़्त हमारे पास 4 सूबे हैं, 4 इकाइयाँ, और फिर मरकज़ और इकाइयों में इख्तियारात जो तकसीम किए गए वो 3 फ़हरिस्तों की शक्ल में तकसीम किए गए। आपको याद होगा कि 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसमें भी 3 ही फ़हरिस्तें थी, तो इस अबूरी आइन में भी 3 ही फ़हरिस्तें थी, मरकज़ी उमूर की फ़हरिस्त, सूबाई उमूर की फ़हरिस्त और मुतसिला उमूर की फ़हरिस्त। जो मरकज़ी उमूर की फ़हरिस्त है इसको फ़ेडरल लिस्ट भी कहा जाता है। तो फ़ेडरल लिस्ट जो थी इसमें 1935 में अगर देखें तो 59 के करीब उमूर शामिल थे। मरकज़ी उमूर की फ़हरिस्त से मुताल्लिक़ कानून साजी हमेशा ये मरकज़ की पार्लियामेंट करेगी। फिर और मरकज़ी उमूर में जो अहम मामलात और उमूर शामिल किए गए थे उनमें उमूर ख़ारजा है, दिफ़ा है, करेंसी है, रेलवे है, तिजारत है, मजहबी मामलात हैं। ये अहम तरीन नौइयत के जो मामलात हैं ये मरकज़ की पार्लियामेंट को दिए गए थे, मरकज़ी उमूर की फ़हरिस्त में शामिल किए गए थे। फिर अगर हम दूसरी लिस्ट, जिसे सूबाई उमूर की लिस्ट भी कहा जाता है, प्रोविंशियल लिस्ट भी कहा जाता है, इसमें 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसमें 54 के करीब इसमें मैटर्स शामिल किए गए थे। तो अगर हम यहाँ अबूरी आइन में देखें तो ज़राअत, सनत, तालीम, सेहत, समाजी बहबूद, पुलिस और रेवेन्यू जो है ये सारे उमूर इसमें शामिल किए गए थे। और सूबाई उमूर की फ़हरिस्त में जितने भी उमूर शामिल थे इन तमाम से मुतालिक कानून बनाने का इख्तियार सूबाई असम्बलियों के पास आई है। जो इकाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं, इकाइयों की असम्बलियों के पास, मजालिस कानून साज के पास था। आप चलते हैं तीसरी लिस्ट की तरफ। इसे मुतसिला उमूर की फ़हरिस्त भी कह सकते हैं, इसको मुश्तरका उमूर की फ़हरिस्त भी कह सकते हैं, इसको कॉन्करेंट लिस्ट भी कह सकते हैं। 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसमें मुतसिला उमूर में 36 के करीब जो है वो मैटर्स शामिल किए गए थे, उमूर शामिल किए गए थे। तो मुतसिला उमूर की फ़हरिस्त में जितने भी उमूर शामिल किए जाते हैं, जितने भी मामलात जो हैं वो कानून साजी के लिए दिए जाते हैं, उसमें मरकज़ की पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार होता है कि वो कानून साजी कर सके और सूबाई पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार होता है कि वो उस पर कानून साजी कर सके। लेकिन याद रखिएगा हमेशा फ़ौक़ियत जो है वो मरकज़ी पार्लियामेंट को दी जाएगी, मरकज़ी पार्लियामेंट की जानिब से बनाए गए कवानीन को दी जाएगी। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक है गवर्नर जनरल के इख्तियारात। बेटा ये बहुत अहम है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ ज़रा समझ लीजिएगा, एक दो चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं। 1935 के इंडिया एक्ट को अबूरी आइन के तौर पे जिस वक़्त नाफिज किया गया तो गवर्नर जनरल को सरबराह मुमलिकत का दर्जा दिया गया था। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। एक बहुत ज़रूरी बात कि 18 जुलाई 1947 कानून आज़ादी हिंद से पहले, कानून आज़ादी हिंद से कब्ल तक गवर्नर जनरल को वसी तरीन इख्तियारात दिए गए थे। यानी कि 1935 के इंडिया एक्ट की रूह से 1935 से लेके 1947 तक गवर्नर जनरल वसी इख्तियारात का मालिक था, मगर 1947 के बाद नहीं। 1947 के बाद जब अबूरी आइन जो है इसको मुल्क में नाफिज कर दिया गया तो इसकी रूह से
अहम और काबिल ज़िक्र इख्तियारात वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को मुंतकिल कर दिए गए थे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और काबिल ज़िक्र बात जिसे आपने हमेशा याद रखना है वो ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो उस वक़्त गवर्नर जनरल तो थे ही। उन्हें पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज़ असम्बली ने कायद आज़म का लक़ब देते हुए बानी पाकिस्तान कहा भी और माना भी। और कायद आज़म जो हैं इनके पास आइनी अंदाज से गवर्नर जनरल के रिवायती इख्तियारात के साथ साथ बानी पाकिस्तान के हवाले से भी वसी इख्तियारात थे। यानी जो अबूरी आइन की रूह से रिवायती इख्तियारात थे, बराए नाम इख्तियारात गवर्नर जनरल के पास होने चाहिए थे, वो भी थे, लेकिन साथ में इनके इख्तियारात ज़्यादा थे। इनको बानी पाकिस्तान की हैसियत से वसी इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन ये वसी इख्तियारात याद रखिएगा सिर्फ़ और सिर्फ कायद आज़म को ही दिए गए थे। कायद आज़म के बाद आने वाले गवर्नर जनरल्स के पास इतने वसी इख्तियारात नहीं थे। उन्हें सिर्फ रिवायती अंदाज से गवर्नर जनरल के इख्तियारात ही हासिल थे। इसी तरह से अगर हम हिंदुस्तान की तरफ देखें तो हिंदुस्तान में भी 1935 के इंडिया एक्ट को अबूरी आइन के तौर पर नाफिज किया गया। तो गवर्नर जनरल जो उस वक़्त लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके इख्तियारात बराए नाम थे। तो अबूरी आइन की रूह से गवर्नर जनरल सरबराह मुमलिकत होगा जो कि कायद आज़म थे और बराए नाम इख्तियारात का मालिक, मगर कायद आज़म नहीं, क्योंकि कायद आज़म जो हैं इनके पास सरबराह मुमलिकत की हैसियत से इख्तियारात हैं, गवर्नर जनरल की हैसियत से इख्तियारात हैं और साथ साथ बानी पाकिस्तान की हैसियत से भी वसी इख्तियारात हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट आप याद भी रखेंगे और आपको याद भी रहेगा। आप चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारे पास मजलिस कानून साज। तो पाकिस्तान की पहली जो मजलिस कानून साज है ये उन अराकीन पर मुश्तमिल थी जिनको बर सगीर में होने वाले 1945 और 46 के इंतखाबात में मुंतखब कर लिया गया था। इंतखाबात में कामयाब होने वाले ऐसे अराकीन जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जज्बाती वाबस्तगी ज़ाहिर की थी और फिर वो पाकिस्तान मुंतकिल भी होने लग गए थे, मुंतकिल हो भी गए थे, वो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज़ असम्बली प्लस पहली कानून साज़ असम्बली के मेंबर कहलाए। इनमें मुस्लिम लीगी अराकीन भी थे, ये भी आपने याद रखना है, और कांग्रेसी अराकीन भी थे। बच्चों इस असम्बली ने दो काम करने थे, एक दस्तूर साजी का और दूसरा कानून साजी का। दस्तूर बनाना है और साथ में वक्त और हालात से मुताबिकत रखते हुए कानून भी बनाने हैं जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हों। तो इसने ये दोनों काम करने। इस असम्बली का जो पहला इजलास है ये 10 अगस्त 1947 को होता है, जिसमें कायद आज़म को असम्बली का सदर चुना जाता है। आगाज़ में असम्बली के जो अराकीन हैं ये 69 के करीब हैं और बाद में कुछ और लोग जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल हो जाते हैं और फिर इसी दस्तूर साज़ असम्बली का हिस्सा बन जाते हैं, तो तादाद बढ़ के 79 हो जाती है। और अगर साथ में कायद आज़म को प्लस कर लिया जाए तो 80 के करीब जो है वो पहली दस्तूर साज़ असम्बली के अराकीन बन जाते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन जो हैं इनको असम्बली का पहला स्पीकर मुंतखब किया गया था। बच्चों याद रखने की बात यहाँ ये है कि हमारी मरकज़ी पार्लियामेंट भी है ये और हमारी आइन साज असम्बली भी है। आम तौर पे क्या होता है, दोनों तरह के इख्तियारात कोई एक इदारा भी इस्तेमाल कर सकता है और अलग अलग इदारे भी तश्कील दिए जा सकते हैं। यानी दस्तूर साजी का काम जो है वो किसी और इदारे को बना के दे दिया जाए और कानून साजी का काम किसी और को भी दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों काम जो है उस वक़्त की मजलिस कानून साज हमारी मरकज़ी पार्लियामेंट कर रही है। मरकज़ी पार्लियामेंट की हैसियत से इसने 44 के करीब कवानीन की मंजूरी दी थी, जिनमें से एक काबिल ज़िक्र प्रोडा का कानून भी है। अबूरी आइन की रूह से अगर हम देखें तो कानून साज असम्बली जो है वो याकवानी थी, यानी एक ही हाउस पे मुश्तमिल थी, एक ही ऐवान पर मुश्तमिल थी और वज़ीर आज़म और काबीना के जो अरकान हैं वो असम्बली के सामने जवाबदेह भी थे। कानून साज असम्बली की हैसियत से अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारनामा है करारदाद मकासद। ये वो रहनुमा उसूल हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाएगा आइंदा आगे चल के कानून साजी करते हुए, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सूबाई हुकूमतें। तो बच्चों उस वक़्त सूबे हैं हमारे पास 4 सूबाए सिंध, सूबा सरहद, सूबा पंजाब और सूबा मशरक़ी बंगाल। तो इन चारों सूबों के अंदर 4 सूबाई असम्बलियाँ 4 मजालिस से कानून साज है। मुल्क में चूँकि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है जिसमें एक शख्सियत आपको मालूम है बराए नाम और एक शख्सियत हकीकी इख्तियारात की मालिक होती है, तो यहाँ सूबों के अंदर जो बराए नाम इख्तियारात के मालिक थे वो थे गवर्नर्स और हकीकी इख्तियारात के मालिक थे वज़राए आला उनकी काबीना। गवर्नर जो है ये मरकज़ का नुमाइंदा और मरकज़ के इस नुमाइंदे को गवर्नर जनरल नामज़द करेगा
और ये सूबे के अंदर मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी करेगा और मरकज़ी हुकूमत का तर्जुमान होगा। वज़ीर आला जो है वो अपनी काबीना समेत सूबाई असम्बली में जवाबदेह होगा। तो फिर आप अगला पॉइंट देख लेते हैं, वो है फ़ेडरल कोर्ट। मरकज़ में फ़ेडरल कोर्ट वफाकी अदलिया मुल्क की आला तरीन अदालत थी। ये उस वक़्त आखिरी कोर्ट ऑफ अपील भी थी और साथ साथ इसे अदालती नज़रसानी के इख्तियारात भी दिए गए थे। और इसने उस वक्त में जो हुकूमत आइनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रही थी, आइनी इख्तियारात के हवाले से और उनके इस्तेमाल के हवाले से फ़ेडरल कोर्ट ने कई अहम फ़ैसले दिए थे। फिर साथ साथ आपको बताऊं कि 4 सूबे हैं, तो चारों सूबों में अलग अलग हाई कोर्ट्स मौजूद हैं और उन तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जितने भी डिसीजंस होंगे, फ़ैसले होंगे, उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील जो है वो फ़ेडरल कोर्ट में दायर की जा सकती है, क्योंकि ये आखिरी कोर्ट ऑफ अपील भी है और अदालती नज़रसानी का इख्तियार भी रखती है। फिर अगर हम आगे चलें तो हमारे पास है बुनियादी हुकूक। अबूरी आइन में जो है वो शहरियों के पास तमाम बुनियादी हुकूक थे। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन की रूह से फ़राहम किया गया था और ये बुनियादी हुकूक जो हैं वो तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ मिले थे। रंग, नस्ल, जिन्स और अक़ीदे को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया था, बिला इम्तियाज़ जो है वो दिए गए थे। और साथ में अदलिया जो है फ़ेडरल कोर्ट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, उसके पास अदलिया जो है वो तहफ़्फ़ुज़ या तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो है वो फ़राहम करेगी। फिर अगर हम दारुल हुकूमत को देखा जाए तो उस वक़्त अबूरी आइन की रूह से कराची को आर्ज़ी तौर पे याद रखना है आपने कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया था और साथ साथ तजावीज़ पे गौर किया जा रहा था कि मुस्तकिल दारुल हुकूमत कौन से शहर को बनाया जाए। तो इस्लामाबाद के हक़ में फ़ैसला आया बाद में और 1960 में बाकायदा इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत के हवाले से तामीर करके दारुल हुकूमत बनाया गया था। आर्ज़ी और अबूरी तौर पे दारुल हुकूमत जो है वो कराची था। बाद अज़ां जो है वो मुस्तकिल तौर पे इस्लामाबाद की तामीर हो जाने के बाद इस्लामाबाद जो है वो दारुल हुकूमत का दर्जा इसको दे दिया जाता है। फिर है सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था और इस हवाले से बहुत सारे इख्तलाफात का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि उर्दू को जो है वो सरकारी ज़बान का दर्जा क्यों नहीं दिया गया और इन इख्तलाफात ने जो है वो संगीन सूरत भी इख्तियार की थी। उसके बाद अब हम देखते हैं सियासी जमातों के हवाले से अबूरी आइन में कोई ख़ास वजाहत नहीं की गई थी, लेकिन उस वक़्त 2 सियासी जमातें थीं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। अगर हम मुस्लिम लीग को देखें तो ये मुसलमानों की उस वक़्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये अक्सरियती सियासी जमात है और ये हुक्मरान सियासी जमात भी है। इसके तकरीबन 60 के करीब मेंबर्स जो थे वो उस वक़्त मौजूद थे। और अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस हमें मशरक़ी बंगाल में नज़र आती है और इसके 10 से 12 जो गैर मुस्लिम अरकान हैं उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ़ की हैसियत से भी काम किया था। तो बच्चों ये तो था 1935 का एक्ट, जिसे तरामीम करके नाफिज किया गया। आइन वफाकी नौइयत का था जिसमें पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत को अपनाया गया। हमारा आज का टॉपिक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके बुक में बहुत मुख्तसर सा दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसी की बेस पे आगे चल के 1956, 62 और 73 के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए मुल्क में नाफिज किए